तो एक जो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों एक फिनोमिना आया, एकनाथ शिंदे फिनोमिना, वो हमने पूरा एपिसोड देखा कि कैसे वो बाहर गए और कुछ अपने विधायकों को तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया। इन दिनों उस फिनोमिना का क्या हो रहा है? एकनाथ शिंदे, बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि नवंबर में जब से ये सरकार बनी है तब से एकनाथ शिंदे 3 मौकों पर कैबिनेट मीटिंग मिस की है उन्होंने। उनकी पार्टी के नेता, शिवसेना शिंदे के नेता ये कहते हैं कि 3 बार नहीं हुआ, ऐसा अब 2 बार हुआ है। हाँ, मीटिंग मिस तो हुई है। दूसरी इस बात की भी चर्चा होती है कि वो दिल्ली के चक्कर बहुत लगा रहे हैं, यहाँ जो बीजेपी आला कमान है उनसे बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद के जो जिला गार्जियन होते हैं वो जिला गार्जियन नहीं बना पा रहे हैं, मंत्री जिसको वहाँ कहते हैं। तो ये क्या सब कुछ ठीक है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच? क्योंकि हमने वो बयान सुना था चुनाव नतीजों के ठीक बाद, जिसमें तो सब कुछ ठीक होने के आसार ही लग रहे थे। देखिए, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली के चक्कर आजकल लगातार लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले संसद चल रहा था, एकनाथ शिंदे यहाँ आए थे, तो कुछ पत्रकार, हम लोग सब वहां मिलने गए थे। एकनाथ शिंदे की खासियत है कि वो हमेशा अच्छी तरह से दावत देते हैं, तो सभी पत्रकारों को कहा आप आइए। कुछ चाय पे गए, कुछ डिनर पे गए, लेकिन वो जो पहले जो एक तरह से उनका रुतबा था वो नजर नहीं आया। हमारी मीटिंग के पहले वो अमित शाह जी से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे, और बड़ी चर्चा चल रही थी कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने आए हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के कई करीबी उन पर इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस उन पर आए हैं। उनके कुछ मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पर इनकम टैक्स की नोटिस है। हालांकि इस पर अभी तक पूरी तरह से सफाई नहीं हुई कि वो नोटिस थी या क्या इंक्वायरी थी, क्या था, लेकिन एक माहौल बना था कि एकनाथ शिंदे पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। उनके कुछ खास मंत्री हैं, उनके नाम लगातार आ रहे हैं और गवर्नमेंट फाइल्स के थ्रू आ रहे हैं, यानी कोई सरकार में लीक कर रहा है एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के खिलाफ। तो हमने उनसे पूछा था, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई सरकार में है जो आपके खिलाफ है? तो वो हंसने लगे। अरे वो तो छोड़िए, आप लोग ये फिजूल की बातें हैं, मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी वो इस बार जब वो कह रहे थे, लगा सभी पत्रकारों को कि प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप जब संसद का सत्र है अचानक आ जाते हैं, अमित शाह से मिलने की दरखास्त करते हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है। और जैसे आपने कहा, कुछ मीटिंग्स भी आप मिस कर रहे हैं। एक माहौल बना है, और साहिल फिर से इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी अब मैं यूज एंड थ्रो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको वो जरूरत एकनाथ शिंदे की आज नजर नहीं आती जितनी उनको 2022 में जब उन्होंने शिवसेना तोड़ी, उसके बाद 2024 के चुनाव के पहले जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लीडरशिप में वो चुनाव लड़े थे। आज बीजेपी को लगता है कि एकनाथ शिंदे उन पर डिपेंडेंट है और भाजपा एकनाथ शिंदे पर नहीं। एक चेंज आया है और एकनाथ शिंदे का एक मलाल है। उनको लगता है कि मुझे प्रॉमिस किया, ये बार बार उनके करीबी हमसे कहते हैं कि उनको प्रॉमिस किया गया था कि अगर 2024 का चुनाव महायुति जीतेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। पहले तो उनको गृह मंत्रालय चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिला। उनको कुछ इंपॉर्टेंट गार्डियन मिनिस्ट्रीज चाहिए थे, वो भी उनको नहीं मिले हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इतने अब बड़े नेता फिर से उभर कर आए हैं कि एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जितने भी ये ईडी आईटी नोटिस हैं, अजीत पवार और उनके मंत्रियों के खिलाफ नहीं है। अजीत पवार के कई मंत्रियों पर ईडी के चार्जेस थे और प्रधानमंत्री खुद कहा था कि अजीत पवार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे। लेकिन जब से अजीत पवार सरकार में आए हैं, अजीत पवार को बिल्कुल कंफर्ट फैक्टर है, कोई उनको टच नहीं कर रहा है, उनके लोगों को टच नहीं कर रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे के लोगों पर पुराने जो केसेस थे, जो एक समय में दब गए थे, वो फिर से सामने आ रहे हैं।
और इसी वजह से मुझे लगता है एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो जाए तो जाए कहां, ये उनकी अब मुसीबत हो गई। आप तो छोड़ गए शिवसेना, आज तो आपकी टक्कर एक तरफ उद्धव ठाकरे के साथ तो लगातार रहेगी। उद्धव ठाकरे के से बात करो तो कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ हो जाते हैं 5 मिनट की बातचीत के बाद। और देवेंद्र फडणवीस जो है, उनको लगता है कि आज उनके पास पूरी तरह से कंट्रोल है, तो वो सरकार अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की एक तरह से, और एकनाथ शिंदे नहीं, आप जानते हैं बीजेपी ने कई सहयोगियों के साथ जब उनको का इस्तेमाल करना होता है तो करते हैं, जब उनको उनकी जरूरत नहीं पड़ती है तो धीरे धीरे उनको किनारे करते हैं। असम में एजीपी के साथ किया था, गोवा में एमजीपी के साथ किया था, कुछ लेवल तक जेडीयू के साथ भी यही हुआ है, चिराग पासवान ने ये भी एक तरह से भुगता है। तो एकनाथ शिंदे कोई अकेले नहीं है, लेकिन उनमें वो पहले जैसा जोश जो नजर आता है ना, वो बड़े पॉजिटिव आदमी है। इस बार वो पॉजिटिव जोश उनमें उस तरीके का नजर नहीं आया। साहिल जी, इस सवाल को मैं आपको इस तरह से पूछना चाहता हूं कि ये जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ सीना जोरी कहें अगर इसे, तो ये भाजपा की महाराष्ट्र यूनिट की ओर से की जा रही सीना जोरी ही है, या इस सीना जोरी को भाजपा की केंद्रीय आला कमान का समर्थन भी हासिल है? क्योंकि दो उदाहरण हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस के उस फैसले के कुछ दिन बाद जो है 6 अगस्त में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से शिंदे ने मुलाकात की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना द्वारा अपने नेताओं भरत गोगावले और दादा साहब भुसे के लिए रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्री पद की मांग को खारिज कर दिया कि वो हम शिंदे ग्रुप को नहीं देंगे। एक उन्होंने शायद एनसीपी ग्रुप को दिया है और एक संभवतः बीजेपी के ही पास है। और इसके अलावा बीजेपी नेता और एमएलसी हैं परिणय फुले, उन्होंने हाल ही में खुद को फादर ऑफ द शिवसेना कह दिया था। बाद में बीजेपी ने कहा कि माफी मांग लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो कोस्टल कोंकण है वहां पर भी बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना के नेता आमने सामने हैं। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी पर कंट्रोल को लेकर के खासतौर पे नीतीश राणे और उदय सामंत के बीच टकराव चला करता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ स्टेट यूनिट की ओर से किया जा रहा सो कॉल्ड, जो भी आप कहें इसको, सप्रेशन के नारे लगाना या जो भी है, या इसमें बीजेपी की केंद्रीय आला कमान की सहमति भी लगती है? क्या इस बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं? इस बारे में चर्चाएं हो रही। देखिए, एकनाथ शिंदे की कुछ पार्टियों का उदाहरण अभी राजदीप रख रहे थे यहाँ पर, एजीपी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी या कुछ हद तक जनता दल यूनाइटेड। फर्क सिर्फ ये है कि ये तीनों पार्टियां जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टियां थी और वो अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर पार्टियां थी। उनके जो नेता है वो पहले से अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर थे, और बीजेपी लेकिन इतने नहीं थे कि वो सामने वाले पार्टी को परास्त कर सके। बीजेपी की भी अपनी ताकत थी, दोनों का गठबंधन हुआ और वो जीत गए। एकनाथ शिंदे इससे अलग इस तरीके से है कि एकनाथ शिंदे को बनाया ही बीजेपी ने एक तरीके से, और ये खुद एकनाथ शिंदे ने माना हुआ है कि उनके पीछे महाशक्ति है। महाशक्ति यानी बीजेपी, महाशक्ति यानी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का। तो ये बात वो खुद ही रख चुके। दूसरी बात ये कि एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी की हाईकमान देखे तो एकनाथ शिंदे कट्टर अमित शाह समर्थक है और उनके लिए हाईकमान अमित शाह है। मतलब ये बहुत कम बार होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के जो अध्यक्ष है उनका भी एक हाईकमान है। तो एकनाथ शिंदे की हाईकमान अमित शाह है, और अमित शाह उनके नेता है, ये उन्होंने खुद कह चुके हैं। अमित शाह का एक सत्कार हुआ था किसी पुणे में, जहां पर उन्होंने जय गुजरात वगैरह बोल दिया था, तो जिसको लेकर काफी माहौल महाराष्ट्र में गरमाने की कोशिश की गई थी कि एकनाथ शिंदे जय गुजरात कह रहे हैं वगैरह, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस सब लोगों ने ये मुद्दा उठाया। तो उनकी हाईकमान ये अमित शाह है, और अब तक उन्हें भरोसा था कि चुनाव के बाद भी अमित शाह वहां पर फैसला लेंगे और उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी जगह पर, जैसे बीजेपी को पता है कि बिहार में नीतीश के चेहरे बिना वो जीत नहीं सकते, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन से बीजेपी चुनाव जीतती है, तो जिसके वजह से बीजेपी जैसी पार्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, इन सब का भी
काफी चीजें चलती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी दबाव होता है। उनको भी पता है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य अगर 137 सीट लेकर बीजेपी जीती है, बीजेपी को मिली है, तो ऐसे में 57 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देना, ये तो पॉलिटिकल रियलिटी से बिल्कुल विपरीत होगा। तो जिसके वजह से वो उनको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिल पाई। लेकिन होता ये है ना राजनीति में कि अगर कोई आदमी एक बार मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मुख्यमंत्री पद इतना पावरफुल पद होता है कि जो उस पद पर बैठा है उसे ये हमेशा एहसास रहता है कि वो उनके पास क्या पावर है, और जब वो उस पद पर नहीं होता है तब भी उनके पास ये एहसास होता है कि उनके पास क्या नहीं है। इस चीज कौन सी चीज ऐसी है कि जो उनके हाथ में नहीं है, भले वो मुख्यमंत्री रहे या फिर मंत्री बन जाए बाद में, या केंद्रीय मंत्री बन जाए, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद की पावर होती है उस स्टेट में, वो पावर उनके पास नहीं है। फाइनली वो किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने के समय पे, और उनका फैसला अंतिम नहीं है। तो इसकी चुभन जो है ना, ये हमेशा होती है, और वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को महसूस हो रही होगी, जो आई एम श्योर कि 2022 में जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना पड़ा तब उनको भी हुई होगी कहीं ना कहीं। पर उसकी वजह से हुआ ये है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्तों को लेकर काफी चर्चा महाराष्ट्र में होती रही, और कई बार बीच बचाव करने की कोशिश हुई है इसको लेकर। और जाहिर सी बात है कि अगर उनकी दिक्कत फडणवीस के साथ है तो शिकायत तो उनको अमित शाह से जाकर ही करनी पड़ेगी, लेकिन हर चीज में वो बीच में नहीं जा सकते। वैसे देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को सरकार बनने के बाद मनचाहे डिपार्टमेंट्स मिले हैं, मंत्रालय मिले हैं, और पावरफुल मंत्रालय भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरी तरीके से हाशिए पर छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो वो उनके बारे में जो चीजें कही जाती है उसको वो कंफर्म करेंगे। और जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हैं तब तक एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी को महाराष्ट्र में रखना पड़ेगा। जब तक एक उद्धव ठाकरे की पार्टी का दम है तब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी जिंदा बीजेपी को रखना ही होगा, उसके बिना वो नहीं चल सकते, ये बीजेपी को भी पता है। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर उनका अस्तित्व है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल पाए। तो ये घुटन उसके वजह से। अब आते हैं हम उनके मंत्रियों पर लगने वाले आरोप। जो कहा गया वो बिल्कुल सही है कि इस आरोप सिर्फ उनके मंत्रियों पर लग रहे हैं, क्योंकि उनके मंत्री भी उस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर उनका कोई विधायक बॉक्सिंग करता है एमएलए हॉस्टल में और उसके वीडियोज आते हैं, एनसीपी का तो कोई मंत्री इस तरीके से करता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उन पर सवाल तो उठेंगे। उनके कोई मंत्री उसके यहाँ पर अगर क्या कहते हैं पैसे से भरा हुआ बैग मिलता है और उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वो तो सवाल जायज है, उठेंगे। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं है उनको रोक पाने में, क्योंकि वो सारे लोग उनके साथ जाकर एक तरीके से ये दिखाते कि देखिए हम तो आपके साथ आए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ हम आपके साथ आए, तो हमने भी आप पर एक तरीके से उपकार किया, तो जो हम करते हैं उस पर उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करो करें। ये दिक्कत एकनाथ शिंदे की फिलहाल हो रही है, और इसके चलते ये दोनों चीजों की वजह से एकनाथ शिंदे को लगता है कि कहीं उनको साइडलाइन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको अंदर से पता है कि कितना भी हो जाए, जब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी है तब तक एकनाथ शिंदे की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, रहेगी, और इसके लिए उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। महानगर पालिका के चुनाव में भी उनके साथ गठबंधन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, और आगे भी किया जाएगा। इसलिए देखिए ना, श्रीकांत शिंदे को उनके जो बेटे हैं और सांसद है, उन्हें जो अभी सांसदों के दल गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की भूमिका रखने के लिए, तब उन्हें एक गुट का नेता बनाकर उनको भेजा गया, और खास प्रधानमंत्री उनको गले से मिले, श्रीकांत शिंदे को उनके फोटो अलग से आए कि देखिए कैसे खुश है प्रधानमंत्री श्रीकांत शिंदे से वगैरह। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं चलती रहेगी, लेकिन मुगल दरबार में जिस तरीके से राजपूत राजा हुआ करते थे, उनका एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन या फिर अंग्रेजों के शासन में जो राजा हुआ करते थे, उसी तरीके से ये है फिलहाल आज की स्थिति में, ऐसा माना जाता है। अब एकनाथ शिंदे ऐसे व्यक्ति है कि जो आमतौर पर उनके चेहरे पर कभी समझ में नहीं आता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज की स्थिति में सचमुच में वो दुखी है कि खुश है, ये पता चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे को भी पटकनी दी है। तो आज की स्थिति में वो आई थिंक ही इज बाइंग टाइम। उनको पता है कि फिलहाल राजनीति उनके साथ में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, तो वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं।
पेशेंस रख रहे हैं, जितना पेशेंस वो रख सके उतने वो राजनीति में आगे जाएंगे। पेशेंस छूटने के बाद राजनीति में नेता को कोने में ढकेल दिया जाता है, तो वो पेशेंस रखे हुए हैं, ये मानकर हम चले फिलहाल। उस मीटिंग में एक सवाल उनसे सवाल यही पूछा गया जो आपने पूछा कि आप मीटिंग में जाते क्यों नहीं है। जब हम उनसे मिले थे, ये कहा जाता है आप मीटिंग में, उसने कहा यार ये सब छोड़िए ना, आप मेरे साथ चलिए, मेरी एक अच्छी खेती है महाबलेश्वर की जगह, स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे मिलते हैं, मैं दिखाता हूं मेरी खेती। और फिर कहा कि देखो, फिर किसी ने उनसे पूछा कि आप आपके पॉलिटिकल करियर में क्या होगा। सिर्फ क्या करियर, मैं तो ऑटो रिक्शा का आदमी हूं, वहां से आया हूं, जाना पड़े तो वहां चले जाएंगे, जिंदगी चलती रहेगी। तो फिर किसी ने वहां कुछ गाना भी सुनाया। तो एकनाथ शिंदे उस तरह के व्यक्ति हैं जो मुझे नहीं लगता इस उतार चढ़ाव से ज्यादा उनको इवेंचुअली इतना फर्क होता है। ये उनकी खासियत है और इसी वजह से तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे ने गाना सुनाया या उनको सुनाया गया? नहीं, उन्होंने नहीं सुनाया। उनके कोई एक वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ हिंदी में गाना सुनाया, तो एकनाथ शिंदे भी बड़े खुश हुए। जैसे मैंने गाना, वो उस तरह के व्यक्ति, मुझे लगा कि वो पहले का जोश तो नजर नहीं आया जो एक साल पहले नजर आता था, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति नहीं है जो कभी आपको लगे कि पूरी तरह से डाउन हो गए हैं। नहीं, वैसे भी राजदीप जी, सत्ता जाने के बाद आदमी थोड़ा कला प्रेमी तो हो ही जाता है। इंटरेस्टिंग टाइम्स एड महाराष्ट्र में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।